गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले क्लास में हम लोग बड़े भाई साहब का अध्ययन कर रहे थे। हमने आपको पढ़ाया कि पाठ में दो भाई हैं लेखक, एक उनके बड़े भाई साहब। बड़े भाई साहब बहुत मेहनती हैं, उपदेशक हैं, और छोटा भाई बहुत चंचल है, वो भाग्य भरोसे रहता है, वो मेहनत पर विश्वास करते हैं और उनका मानना है कि किसी भी काम में बड़े भाई साहब का कि जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, काम को आराम से धीरे धीरे करना चाहिए। इसी चीज़ को वो अपनी पढ़ाई पर भी लेते हैं कि पढ़ाई जल्दी जल्दी पढ़ेंगे तो हमको उसका ज्ञान नहीं होगा। इसलिए अगर 1 से 2 साल भी किसी क्लास में लग जाए, 3 साल, तो आराम से पढ़ते रहना चाहिए, जिससे कि नींव मजबूत हो। नींव मजबूत होगी तभी उस पर पायदान मकान, पाया अच्छा मजबूत रहेगा तभी मकान सुंदर बनेगा। और वो जब तक छोटे भाई को अपने शिक्षा देते रहते हैं, उपदेश देते रहते हैं कि अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से पढ़ाई नहीं करना है तो घर चले जाओ, मम्मी पापा को ऐसा मत बर्बाद करो। और जब भी उनको खेलते कूदते देखते हैं तो वो उनको गुस्सा करते हैं, और खेल के लौट के आने के बाद जब बड़े भाई साहब उनको गुस्सा में उल्टी सीधी बातें बोलते हैं तो छोटे भाई यानी लेखक चुपचाप उनकी बातों को सुनते हैं, क्योंकि उनको पता रहता है कि गलती हमारी है। फिर वो अपना क्या करते हैं, टाइम टेबल बना लेते हैं कि चलो भाई साहब डांटे हैं तो टाइम टेबल बनाते हैं, टाइम टेबल को फॉलो करके अब हम पढ़ाई करेंगे। लेकिन टाइम टेबल तो बनाते हैं, उसके बाद उसका पालन करते हैं कि नहीं, इसको हम लोग पाठ के आगे के भाग में देखेंगे। तो बच्चों, आगे पाठ अपनी पुस्तक में देखेंगे। आगे के पाठ में हम लोग आगे के पाठ का अध्ययन करेंगे। देखिए, मगर टाइम टेबल बना लेना एक बात है, उस पर अमल करना दूसरी बात। पहले ही दिन उसकी अवहेलना शुरू हो जाती है। मैदान की वह सुखद हरियाली, हवा के हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की वह उछल कूद, कबड्डी के वह दांव घात, वॉलीबॉल की वह तेजी और फुर्ती मुझे अज्ञात और अनिवार्य रूप से खींच ले जाती है, और वहां जाते ही मैं सब कुछ भूल जाता। वह जानलेवा टाइम टेबल, वह आंख फोड़ पुस्तकें, किसी की याद न रहती, और भाई साहब की नसीहत और फजीहत का अवसर मिल जाता। मैं उनके साए से भागना, उनकी आंखों से दूर रहने की चेष्टा करता। कमरे में इस तरह दबे पांव आता कि उन्हें खबर न हो। उनकी नज़र मेरी ओर उठी और मेरे प्राण सूख गए। हमारे सिर पर एक नंगी तलवार सी लटकती मालूम होती, फिर भी जैसे मौत और विपत्ति के बीच भी आदमी मोह और माया के बंधन से जकड़ा रहता है। मैं फटकार और घुड़कियां खाकर भी खेल कूद से तिरस्कार न कर सकता। देखिए, बड़े भाई की डांट फटकार से वो टाइम टेबल तो बनाते हैं, लेकिन पहले ही दिन से उसकी अवहेलना करने लगते हैं, यानी उसको फॉलो नहीं करते हैं। और खेलने जाते हैं वहाँ कबड्डी, क्रिकेट, जो भी खेल होता है उस खेल में वो भूल जाते हैं कि मेरा टाइम टेबल था, कि वो टाइम टेबल उनको याद नहीं रहता, ना तो अपने बड़े भाई साहब की घुड़कियाँ याद रहती हैं। वो लगातार अपना पढ़ाई को साइड में रख करके खेल कूद मौज मस्ती करते हैं, और जब घर में उनकी जरा भी पढ़ने की इच्छा नहीं होती है। कमरे में इस तरह दबे पांव आते हैं कि उन्हें खबर न हो बड़े भाई साहब को कि अभी ये खेल कर आया है, और उनकी नज़र जब उस पर पड़ती तो तरह तरह की बातें सुनाते हैं, और ये लगता कि उनके सिर पर क्या है, नंगी तलवार लटक रही, यानी हमेशा मौत लटक रही है। वो डांट फटकार लगाते रहते थे। उनकी गुड़कियाँ खाकर खेल कूद का तिरस्कार न कर सकता। वो इतना खेल कूद का के पीछे भागता था, यानी लेखक भागते थे कि बड़े भाई साहब की घुड़कियों का भी उनको डर नहीं था, यानी डांट का भी उन्हें डर नहीं था। सालाना इम्तिहान हुआ, भाई साहब फेल हो गए, मैं पास हो गया और दर्जे में प्रथम आया। मेरे और उनके बीच में केवल 2 साल का अंतर रह गया। जी में आया भाई साहब को आड़े हाथों लूं, आपकी वह घोर तपस्या कहाँ गई। मुझे देखिए, मजे से खेलता भी रहा और दर्जे में अव्वल भी। सालाना इम्तिहान हुआ, रिजल्ट आया,
लेखक पास हो गए और बड़े भाई साहब पुनः फेल हो गए। तो लेखक के मन में आया कि मैं कहूँ उनसे कि आप तो दिन रात पढ़ते थे, फिर भी आपका क्या रिजल्ट रहा कि आप फेल हो गए, और मैं अव्वल आया यानी प्रथम आया हूँ अपनी क्लास में। लेकिन वह इस बात से दुखी और उदास थे कि मुझे उनसे दिली हमदर्दी हुई और उनके घाव पर नमक छिड़कने का विचार ही लज्जास्पद जान पड़ा। वो तो सोचे कि हम कितना भी वो बड़े भाई थे, तो वो ऐसा सोच करके उनको शर्म आई कि हम ये बात करेंगे, उनसे तुलना करेंगे, तो ये मेरे लिए अच्छा नहीं है। हाँ, मुझे अपने ऊपर कुछ अभिमान हुआ और आत्मसम्मान भी बढ़ा। भाई साहब का वह रौब मुझ पर न रहा। आज़ादी से खेल कूद में शरीक होने लगा। दिल मजबूत था। अगर उन्होंने फिर मेरी फजीहत की तो साफ साफ कह दूंगा, आपने अपना खून जलाकर कौन सा तीर मार लिया। अब वो स्वतंत्र हो गया कि बड़े भाई साहब डांटेंगे भी तो हमको उसका फर्क नहीं, हम कहेंगे अरे आप अपना खून जलाते रहे, दिन रात पढ़ते रहे, तो उसके बदले में आपको क्या मिला? कुछ नहीं मिला। तो इसलिए मैं अपना खेलूंगा और अगर हमें डांटेंगे तो मैं उनकी बातों का जवाब दूंगा। मैं तो खेलने कूदते दर्जे में अव्वल आ गया। जवान से यह हेकड़ी जताने का साहस न होने पर भी मेरे रंग ढंग से साफ जाहिर होता था कि भाई साहब का वह आतंक नहीं था। देखिए, डांट डपट ऐसा नहीं था कि डर, वो इतना स्वच्छंद हो गए थे, इतना खेलने कूदने लगे थे लेखक कि उनकी हाव भाव से ही एक्टिविटी यानी हाव भाव से ही देखने से लगा कि वो उनको डर नहीं है, वो एकदम स्वतंत्र हैं और उनको कोई बड़े भाई साहब का आतंक उन पर नहीं है। वह अपना स्वच्छंद रूप से खेल कूद में भाग लेने लगे। भाई साहब इसे भाप लिया। उनकी सहज बुद्धि बड़ी तीव्र थी और एक दिन जब मैं भोर का सारा समय गुल्ली डंडे की भेंट करके ठीक भोजन के समय लौटा तो भाई साहब ने मानो तलवार खींच ली और मुझ पर टूट पड़े। देखता हूँ इस साल पास हो गए और दर्जे में अव्वल न आ गए तो तुम्हें दिमाग हो गया है। मगर भाईजान, घमंड तो बड़े बड़े का नहीं रहा, तुम्हारी क्या हस्ती है। देखिए, जब एक दिन दूसरे दिन देखते हैं कि बहुत अंधेर कर दिया, अत्यधिक खेलने लगा है। एक दिन दोपहर सुबह का गए खाने के समय में लेखक खेल कर आते हैं तो बड़े भाई साहब उनको डांटना शुरू करते हैं, जैसे हमेशा लौट के आते हैं खेल के तो डांटते थे कि बहुत घमंड हो गया है तुमको, बड़े बड़े का तो घमंड चूर हुआ है। एक बार अव्वल आ गए तो ये मत सोचो कि हमेशा आओगे, बड़ों बड़ों का घमंड चूर हुआ है। इसके बाद उन्होंने कई सारे उदाहरण दिए। किसके किसके उदाहरण दिए देखिए बच्चों, इस साल पास हो गए और दर्जे में अव्वल आ गए तो तुम्हें दिमाग हो गया है। मगर भाईजान, घमंड तो बड़े बड़े का नहीं रहा, तुम्हारी क्या हस्ती है। इतिहास में रावण का हाल तो पढ़ा ही होगा, उसके चरित्र से तुमने कौन सा उपदेश लिया, या यूं ही पढ़ गए। महज इम्तहान पास कर लेना कोई बड़ी चीज नहीं, असल चीज है बुद्धि का विकास। जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय समझो। रावण भूमंडल का स्वामी था, ऐसे राजाओं को चक्रवर्ती कहते हैं। आजकल अंग्रेजों ने राज्य का विस्तार बहुत बढ़ा हुआ है, पर इन्हें चक्रवर्ती नहीं कह सकते। संसार में अनेक राष्ट्र अंग्रेजों का आधिपत्य स्वीकार नहीं करते, बिल्कुल स्वाधीन है। रावण चक्रवर्ती राजा था, संसार के सभी महिम उसे कर देते थे, कर यानी टैक्स देते थे। बड़े बड़े देवता उसकी गुलामी करते थे, आग और पानी के देवता भी उसके पास थे। मगर उसका अंत क्या हुआ, घमंड ने उसका नाम निशान तक मिटा दिया। कोई उसे एक चुल्लू पानी देने वाला भी न बचा। आदमी और जो कुकर्म चाहे करे पर अभिमान न करे। इतराए नहीं, अभिमान किया और दीन दुनिया दोनों से गया। वो उदाहरण देते हैं कि देखो, रावण इतना बड़ा आधिपत्य था, चक्रवर्ती राजा कहते थे, लोग उसको टैक्स देते थे, उसके अपने अंडर में इंद्र देवता थे, आग और पानी के देवता थे। लेकिन फिर भी एक दिन उसको क्या हुआ कि उसको एक
चुल्लू पानी देने वाला, जल मृत्यु के समय जल देने वाला भी कोई नहीं था, यानी उसका घमंड भी चूर हुआ। तो इसलिए घमंड नहीं करना चाहिए। अगर मानव जन्म पाया है तो आदमी चाहे कितना भी बुरा कर्म कर ले, लेकिन घमंड नहीं करना चाहिए। यह बड़े भाई साहब छोटे भाई को उपदेश देते हैं। देखिए कई सारे उदाहरण देते हैं। आप देखिए ये प्रश्न भी आएगा, आपको इसके उत्तर में लिखना होगा। शैतान का हाल भी पढ़ा ही होगा। उसे यह अभिमान हुआ था कि ईश्वर का उससे बढ़कर सच्चा भक्त कोई नहीं है ही नहीं। अंत में यह हुआ कि स्वर्ग से नरक में ढकेल दिया गया। शाहिर ने भी एक बार अहंकार किया था, भीख मांग मांग कर घर गया, भीख मांग मांग कर मर गया। तुमने भी कभी केवल एक दर्जा पास किया है और अभी तो तुम्हारा सिर फिर गया, तब तो तुम आगे बढ़ चुके। यह समझ लो कि तुम अपनी मेहनत से नहीं पास हुए। अंधे के हाथ बटेर लग गई। अंधे के हाथ बटेर लग गई मतलब अयोग्य व्यक्ति को योग्य वस्तु प्राप्त हो जाना, यानी तुम्हारे में योग्यता नहीं थी, तुम उसको प्राप्त कर लिए हो। ऐसा तीर निशाना लगना, अंधे की आंख बटेर लगने का मतलब अयोग्य व्यक्ति को योग्य चीज प्राप्त हो गई। तो तरह तरह का शाहिरों का उदाहरण दिए, शैतान का उदाहरण दिए और कहे कि ऐसा मत सोचो कि पास हो गए हो। ये किसी तरह तुमको, जैसे नहीं होता कि किसी तरह पास हो गए। अंधे के हाथ तुम अयोग्य थे, उस लायक नहीं थे, लेकिन तुम पास हो गए। बार बार नहीं लग सकती। बोले कि ये जो अंधे की आंख बटेर लगी है, ये बार बार नहीं लग सकती, केवल एक बार ही लग सकती है, बार बार नहीं लग सकती। कभी कभी गुल्ली डंडे में भी अंधा चोट निशाना पड़ जाता है। लोग फिर उदाहरण देने लगते हैं, कभी कभी गुल्ली डंडा भी खेलो तो ऐसा चोट मारो कि वो मारो लेकिन वो सही निशाने पर चल जाता है। इसमें कोई सफल खिलाड़ी नहीं हो सकता। सफल खिलाड़ी वह है जिसका कोई निशाना खाली न जाए। कभी कभी अंदाजे से लोग मारते हैं, वो निशाना सही रहता है, तो इसका मतलब नहीं है कि उसको हम सफल खिलाड़ी बोल देंगे। सफल खिलाड़ी वही है जिसका क्या हो, एक भी निशाना ना चूके, यानी सारे निशाने उसके सही जाएं, उसी व्यक्ति को सफल खिलाड़ी कहते हैं। फिर देखिए आगे लेखक क्या कहते हैं, मेरे फेल होने पर मत जाओ। ठीक है, मेरे फेल होने पर मत जाओ, मेरे दर्जे में आओगे तो दांतों पसीना आएगा। जब अलजबरा और ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे और इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। बादशाहों के नाम याद रखना आसान नहीं। 8 हेनरी हो गुजरे हैं। कौन सा कांड किस हेनरी के समय में हुआ, क्या यह याद कर लेना आसान समझते हो? हेनरी 7वें की जगह हेनरी 8वां लिखा और सब नंबर गायब। सफा चट, सिफर भी ना, सिफर मतलब जीरो, सिफर भी ना मिलेगा। सिफर भी हो किस ख्याल में? दर्जनों तो जेम्स हुए हैं, दर्जनों विलियम्स, कौड़ियों चार्ल्स। दिमाग चक्कर खाने लगता है, आंधी रोग हो जाता है। इन अभागों को नाम भी न जुड़ते थे। एक ही नाम के पीछे 2 यम, सोयम, चारोम, पंचुम लगाते चले गए। मुझसे पूछने तो 10 लाख नाम बता देता। ये बताते कि देखिए किस प्रकार अभी तुम छोटे हो, पढ़ते जा रहे हो, अभी आगे की पढ़ाई बहुत मुश्किल है। इतिहास में मैथ का बताएं कि अलजेब्रा पढ़ोगे तो उसमें क ख ग रेखा ऐसे मिलाओगे। इतिहास पढ़ोगे तो उसमें अगर जरा भी नाम, एक भी नाम भूल गए तो सब बेकार हो जाएगा। और इतिहास में क्या है कि प्रथम द्वितीय अशोक, प्रथम अशोक, द्वितीय अशोक, तृतीय, ऐसे ऐसे कर करके उनका नाम होता है। तो उनके नाम जब डाले जाएंगे तो उससे क्या होगा, उसको तुम वो याद करना मुश्किल है। अगर प्रथम के जगह द्वितीय लिख दोगे, द्वितीय के जगह प्रथम लिख दोगे तो क्या हुआ, सारा नंबर कट जाएगा, उसके बदले में क्या होगा, 0 मिलेगा। ठीक है,
तो लेखक कहते हैं कि मुझसे पूछो तो मैं 10 लाख नाम बता दूंगा, अशोक प्रथम, अशोक द्वितीय, इस तरह के इतिहास में नाम होते हैं, और जरा भी गलती हो जाए तो उसमें नंबर 0 मिलते हैं। ये तरह तरह के उपदेश देने लगे, उदाहरण देके अपने छोटे भाई को लेखक समझाने लगे। फिर देखिए क्या बोलते हैं, और ज्योमेट्री तो बस खुदा ही पनाह, अ ब ज की जगह अ ज ब लिख दिया जाए और सारे नंबर कट गए। ज्योमेट्री के बारे में बता रहे हैं कि रेखा जो बिंदु से बिंदु मिलाते हैं, अगर उल्टा अ ब ज की जगह ज ब लिख दिया जाए तो सारा नंबर। वो छोटे भाई को समझाते हैं कि बड़े क्लास की पढ़ाई कितनी मुश्किल है, ऐसा नंबर कटता है, इस कारण मैं फेल होता हूँ। कोई निर्दयी मुंह हाथिनों से नहीं पूछता कि आखिर अ ब ज और अ ब ज में क्या फर्क है, ज ब में क्या फर्क है, और व्यर्थ की बात के लिए क्यों छात्रों का खून करते हो। दाल भात रोटी खाई या भात दाल रोटी खाई, इनमें क्या रखा है, मगर इन परीक्षकों को क्या परवाह, वह तो वही देखते हैं जो पुस्तक में लिखा है। चाहते हैं लड़के अक्षर अक्षर रट डालें, और इसी रटन का नाम ही शिक्षा रख छोड़ा है, और आखिर इनसे सिर पैर की बातों से पढ़ने से क्या फायदा। लेखक बताते हैं कि अ ब ज ब अ मिल जाए, बोलते लेखक हैं ये सही न मिलाने से नंबर काट देते हैं, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन यहाँ पर कहते हैं लेखक कि शिक्षक तो यही चाहते हैं कि बच्चा पूरा रट कर आए, और रट करके रटंत विद्या पर ध्यान देते हैं कि रट कर पढ़े, जिससे कि अगर जरा भी गलत लिखता है तो उसमें नंबर काट लिया जाता है। ये लेखक अपनी सब पढ़ाइयों के बारे में, सब विषय से संबंधित पढ़ाई के बारे में अपने भाई को बताते हैं। इस रेखा पर वह लंब गिरा दो तो आधार लंब और से दुगना होगा, पूछिए इससे प्रयोजन दुगना नहीं चौगुना हो जाए, या आधा ही रहे मेरी बला से। लेकिन परीक्षा में पास होना है तो यह सब कुछ खुराफात याद करनी होगी। यानी जो सब माप है वो सही सही कि लंब गिराओ रेखा मिलाओ, तो क्या होगा उसका रिजल्ट, वो सही लिखोगे, नहीं तो नंबर नहीं मिलेगा। कह दिया समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो। फिर बताते हैं कि निबंध आएगा तो उस पर लिखा जाएगा समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो, अपनी पढ़ाई के बारे में बताते हैं, लेकिन जो 4 पन्नों से कम ना हो। रहेगा निबंध का नाम, विषय रहेगा समय की पाबंदी, और लिखिए कितने पेज का, 4 पेज का। समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम ना हो। अब आप कॉपी सामने खोले, कलम हाथ में लिए, उसके नाम को रोइए। कौन नहीं जानता कि समय की पाबंदी बहुत अच्छी बात है, इससे आदमी के जीवन में संयम आ सकता है, दूसरों का उस पर स्नेह होने लगता है, और उसके कारोबार में उन्नति होती है। लेकिन इस जरा सी बात पर 4 पन्ने कैसे लिखें। जो बात एक वाक्य में कही जा सके उसे 4 पन्नों में लिखने की जरूरत, मैं तो इसे हिमाकत कहता हूँ। यह तो समझ की किफायत नहीं बल्कि उसका दुरुपयोग है। समय की किफायत नहीं आएगा कि समय का सदुपयोग पर निबंध लिखो और 4 पन्ना लिखो। समय के सदुपयोग में एक लाइन में भी बता सकता है, एक पैराग्राफ में भी बता सकता है, लेकिन लिखना है तो 4 पन्ना के लिए समय का बर्बादी है, समय का दुरुपयोग है कि व्यर्थ में किसी बात को ठूस दिया जाए, यानी बार बार उसी बात को घुमा फिरा करके कहा। जैसे आप लोग निबंध लिखते हो उसी चीज को बार बार रिपीट करते हैं, तो वही समय की पाबंदी पर निबंध, समय का सदुपयोग में निबंध में किस प्रकार समय की पाबंदी के लिए लिखते जाओ, उसी चीज को घुमा फिरा के लिखते जाओ। हम चाहते हैं कि आदमी को जो कुछ कहना हो चटपट कह दे, अपनी राह ले, मगर नहीं, आपको 4 पन्ने रंगने पड़ेंगे, चाहे जैसे लिखिए, और पन्ने भी पूरे फुल स्केप आकार के। यह छात्रों पर अत्याचार नहीं तो और क्या है। लेखक बताते हैं कि 4 ही पन्ना लिखना होगा, आप संक्षेप में लिख के दीजिए तो नहीं, ये छात्रों पर अत्याचार है। अनर्थ तो यह है कि कहा जाता है कि संक्षेप में लिखो। समय की पाबंदी पर संक्षेप में एक निबंध लिखो
जो 4 पन्नों से कम न हो। ठीक संक्षेप में तो 4 पन्ने हुए, नहीं शायद 100-200 पन्ने लिखवाते। तेज भी दौड़िए और धीरे भी। है उल्टी बात या कि हम अध्यापक हैं, मेरे दर्जे में आओगे लाला तो ये सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे। लेखक बोलते हैं कि अपनी पढ़ाई के सारे विषय के बारे में परिचय देते हैं कि इतिहास ऐसा होता है, गणित ऐसा होता है, हिंदी ऐसा होता है। तो सारे सब विषय के विषय में बच्चों को जो पढ़ते हैं अपने कक्षा में उस सारे विषय के विषय से परिचित कराते हैं अपने छोटे भाई को, और कहते हैं कि इस मेरे दर्जे में आओगे तो ये सारे जो पापड़ बेलने पड़ेंगे और अब आटे दाल का भाव मालूम होगा। इस दर्जे में अव्वल आ गए तो जमीन पर पाँव नहीं रखते, इसलिए मेरा कहना मानिए, लाख फेल हो गया हूँ लेकिन तुमसे बड़ा हूँ। संसार का मुझे तुमसे कहीं ज्यादा अनुभव है। जो कुछ कहता हूँ उसे गिरा बांधिए, नहीं पछताइएगा। कहते हैं कि जो मैं कह रहा हूँ इतना मत सोचो, मेरे क्लास में आओगे तो पता चलेगा। अभी पास हो गए बहुत खुश ना हो, मेरी बात को मानो, और चाहे मैं फेल हो गया हूँ तो क्या मुझे तुमसे ज़्यादा किसका अनुभव है, कि जीवन का अनुभव तुमसे ज़्यादा मुझे है, क्योंकि मैं तुमसे बड़ा हूँ। स्कूल का समय निकट था, नहीं ईश्वर जाने यह उपदेश माला कब समाप्त होती। लेखक कहते हैं कि स्कूल का समय आ गया, टाइम हो गया स्कूल जाने का। नहीं, ये लेखक जो बड़े भाई साहब का उपदेश था ये पता नहीं कब तक चलता रहता। भोजन आज मुझे निस्वाद सा लग रहा था, यानी इतना उपदेश दे रहे थे अपने छोटे भाई को कि लेखक बोलते हैं कि हमें खाना भी नीरस लग रहा था, यानी उसमें कोई स्वाद नहीं समझ में आ रही थी। जब पास होने पर वह तिरस्कार हो रहा है तो फेल हो जाने पर तो शायद प्राण ही ले जाए। भाई साहब ने अपने दर्जे की पढ़ाई का जो भयंकर चित्र खींचा था उसने मुझे भयभीत कर दिया था। लेखक बोलते हैं हम पास हुए हैं तब हमको इतना उपदेश दे रहे हैं, ये मेरा हाल है। अगर हम फेल हुए होते तो क्या होता। ये जो अपने पढ़ाई का खाका खींच रहे हैं मेरे सामने, भयंकर खाका, मुझे भयभीत कर रहे हैं कि ये विषय पढ़ना है, इस तरह पढ़ोगे, ज़्यादा खुश मत हो, पास हो जाना आगे क्लास में तब बताना। स्कूल छोड़कर घर नहीं भागा, यही ताजुब है। लेकिन हम इतने तिरस्कार पर भी पुस्तकों में मेरा अरुचि जो कि त्यों बनी रही। खेल कूद का वही अवसर कोई अवसर हाथ से न जाए और दर्जे में जल्दी न होना पड़े। अपने ऊपर वो विश्वास पैदा हुआ था, वह फिर लुप्त हो गया और फिर चोरों का सा जीवन कटने लगा। लेखक बोलते हैं हम खुश हुए खेल की हमको, लेकिन इससे तिरस्कार पर, इतना तिरस्कार होने पर भी पुस्तकों से मेरी अरुचि ज्यों की त्यों बनी रही। ऐसा नहीं है कि बड़े भाई साहब बोले कि विभिन्न विषय की पढ़ाई इतनी मुश्किल है, इतिहास की, गणित की और हिंदी विषय की जो भी है, तो उससे हमको ऐसा नहीं है कि और पढ़ाई में मेरा उत्साह बढ़ा और रुचि बढ़ी। मेरी पढ़ाई में किताबों से उसी तरह अरुचि रही। बस वो काम भर पढ़ते थे और इतना पढ़ लेते थे कि कक्षा में अध्यापक के पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दे सकें। अपने ऊपर जो विश्वास पैदा हुआ था वह फिर लुप्त हो गया और फिर चोरों का सा जीवन कटने लगा। फिर सालाना इम्तिहान हुआ और कुछ ऐसा संयोग हुआ कि मैं फिर पास हुआ और भाई साहब फिर फेल हो गए। मैंने बहुत मेहनत नहीं की पर न जाने कैसे दर्जे में अव्वल आ गया। मुझे खुद अचरज हुआ। भाई साहब ने प्राणांत परिश्रम किया, यानी बहुत जी तोड़ के मेहनत की थी, फिर भी बड़े भाई साहब फेल हो गए और लेखक पास हो गए। कोर्स का एक एक शब्द चाट गए थे। 10 बजे रात तक इधर, 4 बजे भोर से उधर, 6 से 9:30 बजे तक स्कूल जाने के पहले मुद्रा कांतिहीन हो गई थी, मगर बेचारे फेल हो। कांतिहीन मतलब जैसे आप लोग पढ़ाई करते हो, बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते हो तो चेहरा एकदम उतर जाता है, थकान चेहरे पे, तो वही बोलते हैं लेखक कि मुद्रा एकदम कांतिहीन हो गई थी लगातार पढ़ते पढ़ते, और फिर भी जो है बड़े भाई साहब फेल हो गए थे। मुझे उन पर
दया आती थी, नतीजा सुनाया गया और वह रो पड़े और मैं रोने लगा। अपने पास होने की खुशी आधी हो गई। मैं भी फेल हो गया होता तो भाई साहब को इतना दुख ना होता, लेकिन विधि की बात कौन टाले। लेखक कहते हैं कि जब सालाना इम्तहान हुआ और परीक्षा फल यानी रिजल्ट आया तो देखा कि मैं पास हो गया, बड़े भाई साहब फिर फेल हो गए और लेखक को बहुत दुख हुआ। जब नतीजा यानी रिजल्ट सुनाया गया और वह रो पड़े और मैं भी रोने लगा। जब देखे कि जब सुनाया गया तो बड़े भाई साहब रोने लगे तो उनको देखकर वह भी यानी लेखक भी रोने लगे। अपने पास होने की खुशी आधी हो गई। मैं भी फेल हो गया होता तो भाई साहब को इतना दुख ना होता, लेकिन विधि की बात कौन टाले। लेखक बोलते हैं कि मैं भी फेल हो गया होता तो अच्छा रहता, अपने पास होने की हमें कोई खुशी नहीं हुई। मैं सोच रहा था कि मैं भी फेल हो गया होता तो अच्छा होता, भाई साहब का इतना दुख ना होता। भाई साहब जो इतना दुखी हैं फेल हो जाने के बाद, वो इतना दुखी ना होते। यह लेखक अपने अंतर्मन में सोच रहा था। बच्चों, आज हम लोग पाठ को यहीं तक पढ़ते हैं। पाठ में आगे क्या होता है हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। बच्चों, ये पाठ बहुत ही रुचिकर है, कहानी बड़े भाई साहब। मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, आप स्वयं से इसका अध्ययन करेंगे, पाठ को पढ़ेंगे और कहानी समझेंगे। पाठ पढ़ करके कहानी समझ के आएंगे तो पढ़ाए हुए पाठ को समझने में आसानी होगी, अच्छे से समझ में आएगा। तो बच्चों, आज हम लोग पाठ यहीं समाप्त करते हैं। अगली क्लास में पाठ के आगे के भाग का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।